चलिए पहला नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति है जो कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति प्रदान करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर समिति। क्या है ये अधीनस्थ विधान समिति? अधीनस्थ विधान समिति एक समिति होती है जिसका काम ये जांच करना है कि क्या संविधान द्वारा जो प्रदत्त शक्ति है संसद को, या फिर संसद द्वारा जो विधि के नियम से कार्यपालिका को जो शक्ति दी गई है उसका प्रयोग उचित रूप से किया जा रहा है कि नहीं। यानी कि संसद के जो जितने सारे मेंबर हैं, है ना, अब वो मेंबरान जो है, वो सदस्य जो हैं, उनको हमारे संविधान द्वारा जो प्रदत्त शक्तियां हैं या फिर संसद के कांडिका में जो प्रदत्त शक्तियां हैं, उन शक्तियों का वो सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सही स्वरूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जांच करना एक कमेटी का काम है। और उस कमेटी का नाम क्या है? अधीनस्थ विधान कमेटी। ठीक है, अधीनस्थ विधान समिति, ये एक कमेटी। बहुत सारी कमेटियां होती हैं संसद में। संसद में बड़ी सारी कमेटी है ना, लोक लेखा कमेटी है, फिर आपका प्राकलन कमेटी होती है, ये एस्टिमेशन कमेटी इसको बोलते हैं, प्राकलन समिति। ठीक है, जो खर्च वर्च देखती है। लोक लेखा समिति जो होती है वो सीएजी की रिपोर्ट देखती है। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से एक कमेटी ये भी है, वो कमेटी ये देखेगी कि जो सुप्रीम जो ये संसद है, जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के मेंबर अपने प्रायोजित शक्ति का सही तरीके से सही इस्तेमाल कर रहे हैं या उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखने के लिए कमेटी जिसका नाम है अधीनस्थ विधान कमेटी। ठीक है, दूसरा सवाल, आपके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे रिलेटेड है? ठीक है, आपके संविधान का अनुच्छेद 300 किससे रिलेटेड है? तो हमारे संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 है, वो अनुच्छेद 300 संबंधित है मुकदमों और कार्यवाही से। ठीक है, ये भाग 12 में आता है, अनुच्छेद 300 भाग 12 में आता है। ठीक है, अब भाग 12 में क्या है जी? वित्त है, वित्त है, वित्तीय संबंधित प्रावधान है भाग 12 में। ठीक है, तो वित्तीय संबंधित प्रावधानों में जो मुकदमा वगैरह होगा वो 300 के अनुसार लड़ा जाएगा, है ना। वित्तीय संबंधित, जैसे कि मान लीजिए विजय माल्या ने, अब विजय माल्या ने क्या किया, करोड़ों का घोटाला करके निकल लिया यहाँ से। ठीक है, तो अब विजय माल्या के खिलाफ जो केस होगा, जो मुकदमा वगैरह जो होगा लड़ा जाएगा, जो कार्यवाही होगी, वो कार्यवाही अनुच्छेद नंबर 300 के अनुसार में होगी। ठीक, 300 में वो डाल दिया गया ना, संपत्ति का अधिकार जो आपका भाग 7 हुआ करता था, जो संविधान के भाग 7 को स्क्रैप करके उसको मान लिया 300A में पहले वो आपका फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, लेकिन उसको भी कहां डाल दिया गया? एक कानूनी अधिकार। पति का अधिकार इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स एनीमोर। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में जो न्यायिक प्रणाली है वो किस पर आधारित है? तो भारत की जो न्याय प्रणाली है वो, उसका मेन स्रोत क्या है? आपका संविधान है। भारत के न्यायिक प्रणाली का मुख्य स्रोत क्या है? संविधान है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? संविधान का लास्ट इंटरप्रेटर कहा जाता है। ठीक है, संविधान का लास्ट इंटरप्रेटर कहा जाता है। यानी कि संविधान को पढ़ करके हम लोग क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। संविधान को पढ़ करके सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या समझता है, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, उसकी जो व्याख्या होगी संविधान की, वो अंतिम व्याख्या होगी। ठीक, सो हमारे देश की जो संविधान है उसमें कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हमारे देश में, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय, नहीं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, है ना। दो चीजें होती हैं, एक होता है ड्यू प्रोसेस, एक होता है ड्यू प्रोसेस जो कि अमेरिका में चलता है, और एक होता है एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो हमारे इंडिया में चलता है। तो हमने जो ये एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिया है, ये कहां से लिया है? ब्रिटिश के संविधान से हमने ये प्रोसेस उठाया है, एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अमेरिका में जो चलता है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है।
ड्यू प्रोसेस लॉ कहने का मतलब हो गया कि कानून जो है ना वो लोग चलाते हैं, बनाते हैं और डिसीजन दे देते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पहले से फिक्स है कि अगर इस तरह का कोई क्राइम है उसको इस तरीके से आप क्राइम का ये दे सकते हैं, सजा दे सकते हैं। कि पहला लोकायुक्त किस राज्य में बनाया गया, ठीक है ना, पहला लोकायुक्त किस राज्य में बनाया गया? तो हमारे देश में पहली बार लोकायुक्त याद कीजिए महाराष्ट्र में बनाया। पहली बार लोकायुक्त कहाँ बना है? महाराष्ट्र में बना है। और पहली बार जो लोकायुक्त महाराष्ट्र में गठन हुआ है ये हुआ है 1971 में, ठीक है, 1971 में पहली बार हमारे देश में कौन बन रहे हैं? लोकायुक्त बन रहे हैं, ठीक है, पहला लोकायुक्त। अब याद कीजिए 1971 हो गया, बांग्लादेश 72 में जंग हुआ है, पाकिस्तान 72 की जंग जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अब 73 में हुआ है प्रोजेक्ट आता है टाइगर, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट आता है और उस टाइगर प्रोजेक्ट में ही पहली बार किसको बनाया जाता है नेशनल गार्ड? वहां क्या उत्तराखंड में राजा जी ने जी नहीं, चीफ कॉर्बेट उसी का नाम है राजा जी ने करवा। हाँ, तो पहले लोकायुक्त कौन है मेंशन कर दीजिए? श्रीधर वासुदेव सुहानी, श्रीधर वासुदेव सुहानी। तो पहले लोकायुक्त कौन है? वासुदेव नाम है, याद रख लीजिए कि पहले लोकायुक्त कौन थे? वासुदेव। बस नेक्स्ट आ जाइए। 1990 के दशक के अंत में एएस आनंद भारतीय सिविल सेवा के एक अधिकारी थे। वो निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन थे? तो वो थे भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो एएस आनंद क्या है? 1990 के दशक में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहा करते थे। अभी कौन है चीफ जस्टिस? बी आर गवई। चलिए नेक्स्ट आइए। संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 11वीं अनुसूची किससे डील करता है पहले तो ये बताइए। संविधान की 11वीं अनुसूची डील करती है आपको नगर पंचायत से, नगर निगम से डील करती है, पंचायत से डील करती है। 11 अब पहले से क्या चाहिए? पहला क्या? भारत और उसके रंग क्षेत्र है 12 भी टोटल 12 है, शेड्यूल टोटल 12 है, पार्ट टोटल 25 है, कहने 22 है नहीं वो 25 हो जाता है, ये भी करते, ठीक है। अनुसूची एक बार डील कीजिए। पहले अनुसूची भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा अनुसूची सबके वेतन, जितने सारे हाई ऑफिसर सबके वेतन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, इन सबके वेतन है, ठीक है। और उसका तीसरा सबका वो है एफिडेविट है, शपथ है, हाँ, जितने सारे हाई ऑफिसर सबका शपथ है। नंबर 3 है। 4 में क्या है? 4 में राज्यसभा सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। 5 में क्या है? अनुसूचित है, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड है। 6 में क्या है? विशेष राज्य है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विशेष राज्य है, वो सब मेघालय के, ठीक है। 7 में क्या है? 7 में शक्तियां हैं, लिस्ट है, 3 लिस्ट है ना। 8 में क्या है? 8 में लैंग्वेजेस है, 8 में क्या है? लैंग्वेजेस है। 9 में क्या है? भूमि सुधार है। 9 में क्या है? भूमि, सबसे पहला संविधान में सबसे पहला सुधार जो हुआ है वो अनुसूची 9 ही है। 1951 अनुसूची 9 जोड़ा गया उसमें, पहला बार वही हुआ है, पहला संविधान संशोधन में वो हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी आपका 10, ठीक है। उसमें क्या है? दल बदल अधिनियम है, वो कब हो रहा है? 1985 में। और उसके बाद आ जाइए आप 11 नंबर में होगा आपका पंचायत हो जाएगा और 12 नंबर में आपका नगर निगम, ठीक है। चलिए, तो ये 11वीं अनुसूची में ये जो लिस्ट दिया हुआ है कौन सा शामिल नहीं है? क्या क्या पुस्तकालय, ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, ये सब शामिल है। शामिल क्या नहीं? ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, ठीक है, ग्रामीण खेल इसमें शामिल नहीं है। टोटल इसमें कितने संबंधित लिस्ट थी? कितने अधिकार है टोटल? 6 अनुसूची 11 में टोटल कितने अधिकार है? 19 विषय बोलिए ना, विषय 20 अधिकार और विषय क्या? सब्जेक्ट बोलिए, ठीक है। संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जा सकती है? ठीक है ना, कितनी पेश की जा सकती है?
तो ये है हमारा 105, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 113 है, उसके अनुसार अगर जो बजट आता है उस बजट में टोटल 105 प्रकार के अनुदान की मांगे हम लोग संसद में पेश कर सकते हैं। 105 प्रकार की मांगों को पेश किया जा सकता है। अब वो मांग अलग अलग तरीके से हो सकती है, ठीक है। जो भी मांगे रहेंगी सबको भरी जाएंगी संसद के द्वारा। नेक्स्ट, चलिए बजट से याद है, बजट से 2-3 सवाल बन जाते हैं। बजट की परिभाषा कितने में है? 110 में। 108 में तो आपका संयुक्त सत्र है जी। 110 में आपके बजट की परिभाषा है। और बजट पास करने की विधि 112 में धन विधेयक, जिसको बजट का धन विधेयक कितने पास होता है? 112 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ठीक है ना, ग्रामीण विकास के लिए, बेसिकली ग्रामीण विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए 1952 में, है ना, एक कार्यक्रम आया था जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। हालांकि ये फेल हो गया था, ये फेल हो गया था, पर इससे बहुत सवाल पूछता बीपीएससी। मैंने देखा बहुत सारे सेट्स में ये सामुदायिक विकास से रिलेटेड सवाल देखे हैं, इसीलिए हाँ नहीं विश्वभावन में आया। इसीलिए मेरे सारे एस्पिरेंट से एकदम गंतव्य निवेदन होगा कि आप एक बार सामुदायिक विकास को पढ़िए। सामुदायिक विकास के कार्यक्रम 1952 में जो आया था, जेल नेहरू के द्वारा लाया गया, उसको आप पढ़िए क्योंकि उससे बहुत सारे सवाल बनते हैं बीपीएससी में। चलिए, तो ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था, उसी के तहत ये विस्तार कार्यक्रम चालू किया गया था 1953 से, 1953 से, ठीक। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होंगे ना, ये उद्योगपति श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्न श्रेणियों से चुने जाते हैं। कहां से? कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य जो होता है ना, उसका निर्वाचन स्थानीय निकाय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। यानी मान लीजिए कुल सदस्य 100, तो 100 में से 33 सदस्य का निर्वाचन करेगा स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय मतलब पंचायत वगैरह, ठीक। फिर 1/3 यानी 33 लोगों का इलेक्शन कौन करेगा? तो निर्वाचन करेगा विधानसभा का सदस्य। कौन करेगा? विधानसभा के सदस्य निर्वाचन करेंगे उसको। कुल सदस्यों के 1/12 सदस्य, यानी कि कितना होगा? 12 8 96, लगभग 100 में से 8 सदस्य को निर्वाचन कौन कर रहा है? तो जो पंजीकृत स्नातक श्रेणी में आते हैं वो। फिर 1/12 सदस्यों को निर्वाचन कौन कर रहा है? एक शिक्षकों की निर्वाचन मंडली, एक इलेक्टोरल कमेटी बनाई जाती है शिक्षक के द्वारा, वो निर्वाचन कर रहा है उसको। और शेष 1/6 को राज्यपाल द्वारा नामित कर दिया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से आपके 1/100 में 100 का भर्ती होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल, भारत का वित्त आयोग। वित्त आयोग पहले तो बताइए कौन से आर्टिकल है भारत का वित्त आयोग? वित्त आयोग कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 280 वित्त आयोग है, ठीक है। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वित्त आयोग 280 में होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। और वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकार होती है, ये भी सही है। वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिश की जाती है तो उसका स्वरूप कैसा होता है? तो उसका स्वरूप सलाह होती है, ये सही। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट आइए, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो है वो नीति बनाने से और नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग और उसके एग्जीक्यूशन प्रोसेस, इन दोनों से संबंधित है विभाजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बिहार में कृषि ग्रामीण विकास के लिए, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है?
तो बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बिहार के युवा मुख्यमंत्री है ना, यदा कदा उनके वीडियो आजकल आ रहे हैं, कितने युवा हैं वो, है ना। तो युवा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 23 अक्टूबर 2021 को ये घोषणा करी गई कि राज्य के 13 जिलों में 328 कृषि विकास बैंक की स्थापना करी जाएगी। अगला सवाल आते हैं कि इनमें से कौन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इनमें से कौन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो याद कर लीजिए, अभी जो चल रहा है आपका 15वां वित्त आयोग है। 15वां वित्त आयोग और वित्त आयोग की स्थापना आर्टिकल नंबर 280 के तहत। वित्त आयोग अभी कौन सा चल रहा है, 15वां चल रहा है। 2026 में कार्यकाल 15वां वित्त आयोग का खत्म हो जाएगा। 21 से 26 5 साल का कार्यकाल होता है। 5 साल का कार्यकाल 21 से 26 में खत्म हो जाएगा। और अभी कौन है अध्यक्ष, एनके सिंह, जो 15वां है। उसके बाद 16वां वित्त आयोग आएगा, वो प्रभावी होगा 26 से कब तक चलेगा, 31 तक। उसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। ठीक वही वाले अरविंद पनगड़िया जो कि नीति आयोग के पहले वाले उपाध्यक्ष भी थे, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, वो अब क्या बनेंगे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनेंगे। नेक्स्ट, अभी कौन है वित्त आयोग के अध्यक्ष, एनके सिंह। नेक्स्ट आ जाइए, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। ठीक है, एनडीसी। एनडीसी ठीक वही वाली संस्था है जो पहले लाती थी क्या, जो पहले लाती थी वो 5 ईयर प्लान जो लाती थी। ठीक है, वही वाली संस्था है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसके तहत वो आपके योजना भी आता था, पंचवर्षीय योजना जो आता था वो इसी के तहत आता था, जो किसके द्वारा लाया जाता था, जिसका स्थान 2015 में नीति आयोग ने ले लिया। ठीक है, तो वही वाली संस्था की पेरेंट संस्था है ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है भैया, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का हिस्सा जो होता है ये भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं होते हैं। बाकी जो नीति आयोग को मैंने पहले कहा, नीति आयोग पहले कौन, नीति आयोग किसका है, योजना का प्लानिंग कमीशन का जगह लिया नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन जो है ना, उसकी पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और उसके मेंबरान कौन होते हैं, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके मेंबर होते हैं और उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, है ना। तो उस प्लानिंग कमीशन का जगह लिया नीति आयोग। तो नीति आयोग के जो मेंबर होंगे और जो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे वो भी आपके एनडीसी के क्या होंगे, मेंबर होंगे। ठीक है, योजना और कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव ये भी होंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये भी होंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी कौन है, सुमन बेरी ऐसे नाम है ना, यही अभी उपाध्यक्ष। और सीईओ कौन है, ये वीवीआर नारायण जो अभी है क्या, वीवीआर सुब्रमण्यम, ये है क्या नीति आयोग के वो सीईओ है वीवीआर सुब्रमण्यम। चलिए ये मैच करते हैं। सरकारिया आयोग, सरकारिया कमेटी हम लोग सबको पता है। सरकारिया कमेटी केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। केंद्र राज्य संबंध से 3 कमेटी हम लोग को बहुत याद रखना जरूरत है। एक है आपका क्या, राज्य भंडार कमेटी, एक है क्या सरकारिया कमेटी, और एक है क्या ऊंची कमेटी। तो ये 3 कमेटियां जो है ये आपको राज्य केंद्र संबंध से रिलेटेड है जी। ठीक है, हम लोगों ने बहुत इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आ जाए सी रंगराजन। सी रंगराजन आपके रिजर्व बैंक के रह चुके हैं क्या, सरकारिया कमेटी केंद्र राज्य संबंध से, सी रंगराजन समिति गरीबी की माप से संबंधित। उसके बाद है आपका पारिक समिति थी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से, और एक है आपके नरसिम्हन समिति आपके बैंकिंग सुधार से। चलिए अगला सवाल है कि निम्न घटनाओं पर ध्यान दीजिए और बताइए कि कौन सा घटना सबसे पहले हुआ है। घटना देखिए क्या क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है, कृष्ण का आगमन है, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेबल का बैठना है, या फिर कैबिनेट मिशन का आगमन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबका कार्यकाल देखते हैं, समय काल देखते हैं। ठीक है, नीचे से चलते हैं। कैबिनेट मिशन जो है वो मार्च 1946 में आया है। कैबिनेट मिशन जो आ रहा है मार्च 1946 में आ रहा है, जिसके अनुसार भारत में संविधान सभा का निर्माण हो रहा है। ठीक, उसके बाद आ जाइए
गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेबल का आना। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेबल आ रहे हैं अक्टूबर 1943 में, 1943 अक्टूबर में आ रहे हैं लॉर्ड बेबल। ठीक, उसके बाद आगे भारत छोड़ो का प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा जा रहा है अगस्त 1942 से। याद कीजिए 9 अगस्त से ही ये शुरू हो रहा है। 9 अगस्त 1942 से ये शुरू हो गया है भारत छोड़ो आंदोलन। और क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हो जा रहा है मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आ रहा है। तो सबसे पहले घटना कौन घट रही है? तो क्रिप्स मिशन का भारत आना, जो कि मार्च 1942 में हो रहा है। ठीक है जी, आगे आइए। अगला सवाल है कि जब वर्ष 1929 से लाहौर में आयोजित कांग्रेस का जो अधिवेशन था, वही अधिवेशन जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी गई थी, उस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला सवाल आ जाइए। 1917 के चंपारण में संबंधित कौन नहीं है? तो 1917 के चंपारण में संबंधित है जेबी कृपलानी, बिल्कुल साथ आई थी। राजकुमार शुक्ल को बुला करके लाए गए थे, आए थे। और राजेंद्र प्रसाद के साथी आए थे। राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया किसानों के नेता नहीं थे, पिछड़ों के नेता जरूर थे। किसके? ठीक है, पिछड़ों के। राम मनोहर लोहिया जो थे, लोहिया जो थे पिछड़ों की राजनीति करते थे, ओबीसी की राजनीति करते थे लोहिया जी। और बिहार के एक यशस्वी नेता रहे वो, विचारधारा को मानने वाले अभी भी बहुत सारे लोग हैं। तो राम मनोहर लोहिया उस समय गांधी जी के साथ नहीं है। 1857 का विद्रोह का एक नेता रहे कुंवर सिंह, बहुत बड़े नेता रहे कुंवर सिंह। 80 वर्ष की उम्र में लड़ाई लड़े। ठीक है, जगदीशपुर से संबंध है उनका, जगदीशपुर के महाराजा थे उनका परिवार, राजघराना से बिलोंग करता था उनका परिवार। और उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनके खिलाफ जो आया था पहली बार लड़ने के, वो डनवर था। डनवर को उन्होंने पराजित किया। फिर हेक्टर मुनरो से वो हार गए। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? एक ही इंसान थे जो हजारीबाग जेल को छोड़ करके भागे थे। दिवाली का दिन था। कितना बार एक सवाल में किसी पूछोगे? वो थे जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के आयोजित अधिवेशन जो कि कहाँ हुई है जी? तो गया में हुई है। कौन थे? तो सी.आर. दास थे। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या बनाया? क्या बनाया सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने? इंडियन कंपनी के भाड़े। अगला सवाल, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। वित्त विभाग में रखा था लियाकत अली खान को। रक्षा मंत्रालय मिला था रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्रालय लियाकत अली खान है, वो तो वित्त मंत्रालय मिला था। अरे कोई अय्यर वही था, छोड़िए ना। चलिए, अगला सवाल, गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हो रही है भैया? तो सबको पता है गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हो रही है। 1913 में कहाँ हो रही है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। कब हो रहा है? कौन कर रहे हैं गदर पार्टी की स्थापना? लाला हरदयाल, सुमन सिंह भकना, ये सारे लोग हैं जो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में बनाए गदर पार्टी। अगला सवाल, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की जा रही थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की जा रही है। कब की जा रही है? 1905 में की जा रही है। गोपाल कृष्ण गोखले क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, 1905 में बंगाल में आजाद भी हो रहा है। बंगाल में आजाद कौन कर रहा है? लॉर्ड कर्जन कर रहा है। ठीक है, इतने से सवाल अब आगे आइए। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया की किताब है। अनहैप्पी इंडिया है लाला लाजपत राय की किताब। लाला लाजपत राय की वही लाला लाजपत राय जिसको क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब होती है?
लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है साइमन कमीशन के खिलाफ जब नारेबाजी हो रही थी तब पीछे सर में डंडे से चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया जी? तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाहिर सी बात है भाग वही लेंगे जिनको ज्यादा पढ़ने लिखने का शौक रहेगा, ज्यादा डिग्रियां लेने का शौक रहेगा, ज्यादा ज्ञान लेने का शौक रहेगा। और ऐसे कौन थे? ऐसे एक ही इंसान थे जिनके पास ज्ञान का भंडार था, वो थे आपके देश के एक बहुत ही गरीब तबका से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने मरने के कुछ चंद साल पहले हिंदू धर्म छोड़ दिया। हिंदू धर्म छोड़ करके उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया? बौद्ध धर्म। केवल यही नहीं, बौद्ध धर्म ही केवल ज्वाइन नहीं किया बल्कि 14 सितंबर या 14 अक्टूबर के दिन उन्होंने क्या कर दिया? एक नवयान शाखा का सृजन किया। बौद्ध धर्म में ही एक नया शाखा का सृजन किया जिसको कहा गया नवयान। ठीक है, हीनयान और महायान। और उसके बाद उन्होंने एक शाखा का सृजन किया जिसका नाम रखा गया नवयान। उन्होंने कहा था मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ, इस पे मेरा बस नहीं था, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, इस पे मेरा बस है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हो रही है किनके द्वारा जी? सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा। और आप ये मान के चलिए कि जो इंडियन एसोसिएशन है ना वो बाद में चल करके मर्ज हो जा रहा है किसमें जी? इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जो कब बन रहा है? 1850 में बन रहा है। ये कब बन रहा है इंडियन एसोसिएशन? ये बन रहा है 1876 में। 1876 में बन रहा है इंडियन एसोसिएशन, जो जाके मर्ज हो रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया? किसने जोड़ा? ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है किस देश में जोड़ा गया? तो वो उस समय जर्मनी में थे जब महात्मा गांधी यानी बापू ने उनको नेताजी कहते थे। सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी क्यों ने कहा? सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी महात्मा गांधी ने कहा। और महात्मा गांधी ने जब उनको सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से पुकारा, उस समय वो जर्मनी में थे, तो उनके नाम के आगे जर्मनी कहाँ लगा? सब उनके नाम के आगे नेताजी कहाँ लगा? तो जर्मनी में लगा। नेक्स्ट, चटगांव शस्त्रागार जो ढाबा है ना वो मास्टर जी के द्वारा किया गया। मास्टर जी, वहां पे एक मास्टर जी हुआ करते थे, इनका नाम था सूर्य सेन। शिक्षक थे, वो पढ़ाने का काम करते थे और पढ़ाने के नाम पे वो अंदर क्या करते थे? उपद्रव पैदा करते थे, है ना। उन्होंने अपने स्टूडेंट की सहायता से क्या किया? वहां के शस्त्रागार को लूट लिया। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई किताब है, बहुत ही चर्चित किताब है जिसका नाम है आनंद मठ। उसी आनंद मठ से हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय गीत को भी लिया है। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है जी? अरे क्या आनंद मठ, वंदे मातरम। देवा, अरे देवा, उतार दे देवा। ठीक है, तो आपका राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। सुजता मसूद। आइए इनमें से गलत विकल्प को चुनते हैं। आइए चुनते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, पहले ही लाइन में गलती लिख दिया है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का कब से इतना दिन बदल गया जब नाभिक के अंदर आ गया? तो नाभिक के बाहर चक्कर काटता है। ठीक है जी, तो पहला ही लाइन गलत दिया, दूसरा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, पहला लाइन लिख कीजिए, आगे बढ़िए। दूसरा सवाल, आइए निम्नलिखित में गलत कथन को पहचानते हैं। इनमें से एक से ज्यादा गलत है जी। 52 नंबर में 53 नंबर आइए, सॉरी नेक्स्ट सवाल आइए। ग्रेफाइट और हीरा, कहते हैं कि ग्रेफाइट और हीरा के बारे में सत्य क्या है? तो ग्रेफाइट और हीरा की कैसी क्रिस्टल रचना होती है? बिल्कुल नहीं। एक की होती है षटफलकीय और एक की होती है चतुष्फलकीय। एक की होती है षटफलकीय, एक की होती है चतुष्फलकीय। देखो चलती रहेगी। एक की होती है षटफलकीय और एक की होती है एक होती है षटफलकीय और एक होती है चतुष्फलकीय। ठीक है ना जी? उसके बाद उनकी कठोरता क्या समान होती है? बिल्कुल भी नहीं। एक तो इतना मृदु होता है कि उसको आप ऐसे तोड़ते हैं तो ऐसे टूट जाता है, और दूसरा
दूसरा इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल में काउंट किया जाता है उसका नाम। हीरा तो तो ये भी गलत है। तीसरा मैंने कह रहा है कि विद्युत के समान चालक होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। हीरा सबसे ज्यादा शासक है जी, हीरा। और उसके बाद कह रहा है कि वो एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, तो ये बात सही है। उनको एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा जा सकता है। और ऐसा माना जाता है कि कृत्रिम हीरा बनाने के लिए हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं तो कृत्रिम हीरा बनाते हैं। अगला सवाल आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कहने का मतलब हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको आप लोग नहीं पहचानिएगा, हम पहचानेंगे, है ना। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हिंदी में कहते हैं एलपीजी। इंग्लिश है लेकिन आप लोग के लिए हिंदी है क्योंकि आप लोग को एलपीजी खाली समझ में आता है ना। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को कहते हैं एलपीजी। और वही वाला एलपीजी जो आप सिलेंडर में भर भर के लाते हैं, 14.5 किलो वाला सिलेंडर, है ना, उसका घटक क्या है जी? तो उसका घटक आपको थोड़ा बहुत मात्रा में आपका मीथेन भी होता है, थोड़ा बहुत मात्रा में प्रोपेन भी होता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में ब्यूटेन होता है। तो मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला कमेंट करके बताइए। अगला सवाल C4H10। ठीक है, हाँ सही बताया है, मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन C4H10। मीथेन का फ्लेश। पानी जो होती है मिट्टी में, जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा? इसको कहते हैं कि परासरण। परासरण प्रक्रिया द्वारा। इस प्रक्रिया को कंप्लीट कौन करवाता है? जाइलम। इस प्रक्रिया को कंप्लीट कौन कराता है? जाइलम। जाइलम कंप्लीट करवाता है ना, जाइलम। जाइलम एक, जाइलम मतलब जाइलम जड़ से। एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम मतलब जड़ से आता है। अगला सवाल आइए जी, ठीक है। जितने सारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं उनको गलाने का काम कौन करेगा? उनको गलाने का काम करेगा बैक्टीरिया, जीवाणु, है ना। तो उनको गलाएगा कौन? बैक्टीरिया गलाता है, जीवाणु गलाता है। रात के समय यह सलाह दी जाती है पेड़ के नीचे मत सोइए। क्यों? क्योंकि रात के समय पौधे क्या करते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है जी? तो हाइड्रोजन बम आप सबको पता है कि नाभिकीय संलयन का सिद्धांत करता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। अब नाभिकीय संलयन में कैसा संलयन? नियंत्रित की अनियंत्रित? तो जब वो नियंत्रित हो जाएगा तो बम कैसा? बम वो तभी बन सकता है जब वो अनियंत्रित रहेगा। अनियंत्रित रहेगा तो बम बन जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पकता है क्योंकि वहां पे उच्च दाब होता है, और उच्च दाब की वजह से पानी कम टेम्परेचर पे भी क्या होता है? उबल जाता है। इसलिए खाना क्या होता है? जल्दी पकता है। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर कुछ घंटों के लिए खोल दिया जाए बढ़ जाएगा तो आपके रूम का टेम्परेचर क्या होगा जी? तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आपके रूम का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। बर्फ के टुकड़ा को पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है जी। पानी जब पिघल जाएगा तो पानी का जल स्तर में क्या होगा? कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि वो बराबर रहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार में। इनमें से सही सुमेलित नहीं है, ढूंढना है। वोल्टामीटर विभवांतर से मापते हैं, विद्युत धारा अमीटर से मापते हैं, विद्युत वाहक बल पोटेंशियोमीटर से मापते हैं, और विद्युत प्रतिरोध ओम मीटर से मापते हैं, न कि गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। प्रतिरोध जो होता है वो ओम मीटर से मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से बहुत ही लिटिल अमाउंट का विद्युत धारा मापते हैं। जो बहुत कम अमाउंट का विद्युत धारा होता है ना, उसको मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। हल्का सा डिफ्लेक्शन जो होता है, याद कीजिए एनसीईआरटी। यदि एक पंखा, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी निर्वात में एक समान ऊंचाई से गिराया जा रहा है, तो जब भी निर्वात में कोई चीज को गिराया जाएगा तो वहां पे वो इंडिपेंडेंट फॉल होगा, स्वतंत्र गिरना होगा, स्वतंत्र रूप से वो गिरेगा, यानी कि एक बार गिरेगा सब। लेकिन जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो पानी पर साबुन का जो बुलबुला बनता है ना, साबुन के बुलबुला पे देखिएगा आप, कलरफुल बन जाता है वहां पे। तो उसके कलरफुल बनने का कारण क्या है जी? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन जिसको कहते हैं हम लोग, है ना।
व्यतिकरण जिसको कहते हैं हम लोग। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, एक जो नाभिक एटम जो होता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो मास होता है वो डिपेंड करता है किस पे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है उनका सम जो होता है ना, वही उसका एटॉमिक मास होता है, वही यानी कि नाभिक का द्रव्यमान होता है। सीमेंट, सीमेंट का प्रमुख घटक क्या है जी? तो सीमेंट का प्रमुख घटक है चूना पत्थर। जिप्सम से ही सीमेंट बनता है बेसिकली, या फिर जिप्सम को सीमेंट बोलते हैं, ऐसा है क्या? जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिप्सम से सीमेंट भी बनता है ना। ठीक है जी। तो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट से। वो जो होता है आपका सीमेंट का जो सबसे बड़ा घटक जो होता है वो चूना पत्थर होता है। समस्थानिक, समस्थानिक की परिभाषा क्या है? इलेक्ट्रॉन नंबर सेम और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट, यानी कि मास डिफरेंट। इलेक्ट्रॉनिक नंबर सेम, इलेक्ट्रॉनिक मास डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड समस्थानिक आइसोटॉप्स। इलेक्ट्रॉनिक मास सेम, नंबर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप बार्स। उसको संभारिक कहते हैं हिंदी में। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकते हैं उसको त्रिक बिंदु कहा जाता है। त्रिक बिंदु कहा जाता है उसको। और ट्रिक पॉइंट क्या है जी? साइंस का ट्रिक पॉइंट कितना टेम्परेचर को बोला जाता है? एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण है बॉक्साइट है जी, Al2O3। निम्नलिखित में किस विलयन में पीएच का मान 7 से अधिक होगा? क्षारीय में। लवणीय रहेगा कुछ नहीं, अम्लीय रहेगा 7 से नीचे, उदासीन रहेगा 7, क्षारीय रहेगा 7 से ऊपर, यही तो है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी 1913 में। 1913 में बिहार में विधान परिषद हुआ करता था, आपको पता होगा। 1912 में बिहार बना है और 1913 में बिहार विधानसभा की परिषद की पहली बैठक बुलाई गई। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की ज्यादा महिलाएं हैं जी? तो गोपालगंज। कितना है जी? बहुत से ज्यादा। अच्छा 10 समथिंग है ना, 1043 के आसपास। तो गोपालगंज की सेक्स रेशियो बिहार में सबसे अच्छी है। सबसे कम कहाँ की थी? शिवहर, शिवहर की 987। कहाँ बोले शिवहर? क्यों वही सवाल खड़ा कर रहे हैं आप? अच्छा आगे बोलिए। मैडम सही में एकदम आपका। रश्मि कुमारी, बिहार की रश्मि कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो बिहार से जो रश्मि कुमारी है वो इंटरनेशनल कैरम प्लेयर है, इंटरनेशनल कैरम प्लेयर है रश्मि कुमारी। नेक्स्ट आ जाइए जी। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण। अब महिला जहां है ना 50% लेके बैठी हुई है, एक काम की नहीं है, एक काम नहीं करती है ढंग से। सबको खाली महिला में नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी दे देकर पूरा बिहार को नीतीश चाचा बर्बाद कर दिए हैं। नीतीश चाचा पूरा बिहार को बर्बाद करने के पीछे काहे आप पड़े हुए हैं? सब महिला नौकरी ले रही है, बिहार नहीं कर रही है। हम मर्द लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है तो हम लोग बिहार नहीं कर रहे हैं। उनको नौकरी मिल रही है तो बिहार नहीं कर रहे हैं, हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है तो हम लोग बिहार नहीं कर रहे हैं। सोचिए, अंतर समझ में आ रहा है आपको? हटिए जल्दी, गद्दी छोड़िए। सब जगह 50% दे दिए। ऐसा आदमी का दरोगा बना दिए जिसको 1 फीट नहीं कूद पाती है, वो 1 फीट नहीं कूद पाती है। पता नहीं कैसे उतना 12 फीट, 14 फीट, 15 फीट कूदवा के आप दरोगा भर्ती करवाए हैं। 1 फीट नहीं कूद पाती है वो। नारक्षण दीजिएगा। नेक्स्ट आइए। झारखंड कब बना? 2000 में 15 नवंबर। 15 नवंबर क्या मनाया जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अटल सुरंग रोहतांग वैली में है, हिमाचल प्रदेश की रोहतांग में है ये अटल टनल। अटल टनल की कुल लंबाई बताइए जी? 9.02 किलोमीटर।
एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, भारत में आम बजट और रेल बजट दोनों साथ कब आने लग गया जी? 2016 में 2017 से। 2017 से अलग कब हो गया था? पहले भी साथ आता था, पहले भी ये साथ आता था। 1925 में, 1925 तक में साथ आता था आम बजट और रेल बजट। 1925 के बाद से आम बजट और रेल बजट अलग हो गया था, और 1925 के बाद फिर वापस से 1925 कर रहे हैं। 1925 में बजट कैसे पेश हो रहा था? अंग्रेज लाता था ना बजट। लास्ट टाइम आम बजट और रेल बजट 1925 में आया था साथ में, और उसके बाद जाकर के 2017 में आया, 92 साल के बाद, 92 साल के बाद आया था 2017 में। थोड़ा कटोरा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से क्या संबंधित है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से संबंधित है वो जो आपका लुटियंस दिल्ली है, जो लोकसभा, पार्लियामेंट, ये सब, प्रधानमंत्री आवास। लुटियंस क्यों बोला गया? लुटियंस से उसका कंस्ट्रक्शन किया था, मतलब उसका आर्किटेक्चर बनाया था। लुटियंस तो अंग्रेज था। लुटियंस आर्किटेक्चर था, आर्किटेक्ट था, वो डिजाइन किया था दिल्ली को, इसीलिए लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री किसान निधि योजना ये शुरू की गई थी 1 फरवरी 2019 को। किसान सम्मान निधि योजना क्या है? इस निधि योजना में 6,000 रुपया सालाना, 6,000 सालाना मतलब 2,000 रुपया पर त्रैमासिक, पर चौमासिक, हर 4 महीना पे 2,000 की एक किस्त आती है डायरेक्ट बेनिफिट से, डीबीटीएल के थ्रू किसानों के खाता में। क्या है भैया? 6,000 को आप लोग डिवाइड कर दीजिए महीना से, तो 12 पचे 60, यानी 500 रुपये महीना। 500 रुपये महीना आ रहा है जी। अब 500 रुपये महीना एक मजदूर, मिस्त्री नहीं, मजदूर एक दिन में कमाता है 500 रुपये महीना, और आप 4 महीना में किसान को 500 रुपया दे रहे हैं। एक महीना में, सॉरी, एक महीना में आप किसान को 500 रुपया दे रहे हैं। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। बंद कर दीजिए उससे अच्छा। नेक्स्ट, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल विमान की आपूर्ति करी है? यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि राफेल जो है ना, किस कंपनी ने बनाया है? तो दसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। किस कंपनी ने बनाया है? दसॉल्ट एविएशन ने। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। याद कीजिए, गलवान घाटी जब भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी, जून 2020 में झड़प हुआ था जी। पेगासस एक स्पाईवेयर है जी। आपने हाल ही फिलहाल में बहुत सारे न्यूज सुने होंगे पेगासस के बारे में। पेगासस में क्या होता है? वो क्या करता है? डाटा चुराता है जहां तहां से, और डाटा लीक करने का काम करता है पेगासस। तो पेगासस एक स्पाईवेयर कहाँ की है जी? इजराइल की है। इजराइल की गुप्त संस्था का नाम क्या है जी? मोसाद। इजराइल के गुप्त संस्थान का नाम क्या है? मोसाद है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बसाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी है सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी है। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अभी हम चर्चा कर रहे हैं अंतरिम सरकार के। वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। अंतरिम सरकार 1855 में एक विद्रोह हुआ जिसका नाम है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धो कान्हो चांद भैरव। 4 भाई थे, सिद्धो कान्हो चांद भैरव। 4 भाई में 2 भाई का नाम सबसे ज्यादा आता है, सिद्धो और कान्हो का, है ना। यहीं पे रेल लाइन बन रहा था, रेल लाइन पे अंग्रेज को काट के फेंक दिया था ना, मोकामा लखीसराय जमुई। नहीं जानते हैं? मोकामा लखीसराय वो भी तो काट के फेंक दिया था। नेक्स्ट, गांधी जी को चंपारण आने का नियंत्रण, मत ही पूछे तो अच्छा है, सबको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है जी? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है जी? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र नहीं, वो पहला भाषण देते हैं उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। पहला जो भाषण देते हैं उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और घर से निकलने को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति को कुछ नहीं कहा जाता है। और जब मरते हैं तो कहा जाता है निर्वाण, महापरिनिर्वाण।
1913 में पटना में अनुशीलन समिति का स्थापना कौन कर रहे जी? सचिंद्र नाथ सान्याल कर रहे हैं अनुशीलन समिति की स्थापना। अनुशीलन समिति एक कैसी समिति है? एक विद्रोही समिति है। कैसी समिति है? एक विद्रोही समिति है अनुशीलन समिति। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना इनका काम था। बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किसने कराया जी? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने कराया। शेरशाह का मकबरा कहाँ है और सासाराम कहाँ है? सासाराम कहाँ है? बिहार में। रोहतास में, बिहार रोहतास में। ये नहीं लग रहा है विलन में खुलना है चुड़ैल उड़ैल। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। लोथल, लोथल एक पोर्ट सिटी भी है, बंदरगाह लोथल में। सबसे बड़ा बंदरगाह यही है। चोल वंश का स्थापक कौन था जी? तो विद्यालय था। विद्यालय था। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई है जी? 483 ईसा। 483 ईसा पूर्व में। उस समय राजा कौन था? अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो वो अजात शत्रु कहलाता है। मरवा नहीं था, जेल में कैद कर दिया था। जेल में क्या मरा था उसको। उसके अध्यक्ष कौन थे? कश्यप। किराता अर्जुनिया, किराता अर्जुनिया पुस्तक भारवी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? भारवी के द्वारा। किराता अर्जुनिया किसके द्वारा लिखा गया जी? भारवी के द्वारा। कुतुब मीनार बनवाया जाने लगा किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 2 मंजिल बनाया। 2 मंजिल बाद में कौन बनाया? इल्तुतमिश। फिर 1 मंजिल और कौन बनवाया जी? फिरोज शाह तुगलक। सर थॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में आया था। सर थॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में आया था। सर थॉमस रॉ को ही जहांगीर ने क्या दिया था जी? फरमान जहांगीर किया था। शाही फरमान सर थॉमस रॉ को ही दिया था जहांगीर ने। आईने अकबरी किसने लिखा जी? अबुल फजल ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास से लागू की गई किसके द्वारा? रैयतवाड़ी। अरे मद्रास में हुआ था। थॉमस मुनरो के द्वारा। अठारह को किसने पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? बीडी सावरकर ने। भारत कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कब कर रही है? 1917 में। कहाँ कर रही है? लखनऊ में। पहले भारतीय को अगर पूछ देगा तो सरोजिनी नायडू। कहाँ कर रहे हैं? कर्नाटक कानपुर में। कब हो रहा है? 25 में। बहिष्कृत भारत एक पेपर था, न्यूज़पेपर था, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा निकाला जाता था बहिष्कृत भारत। पट्टी सीमा परियोजना है जी कृष्णा और गोदावरी पर। कृष्णा और गोदावरी नदी पर एक परियोजना चलती है, इसका नाम है पट्टी सीमा परियोजना। बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है जी? गया में। तो गया में। गया से सटे कोडरमा पूरा अबरक वहां फैला हुआ है। जब आप झारखंड जाइएगा, हजारीबाग जाइएगा तो आप कोडरमा जाइएगा तो आपको दोनों तरफ रोड चमकता हुआ दिखेगा जी। ठीक है। अभी कहाँ बना है? सोन और गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है जी? पटना में। पटना में कहाँ पर? दीघा के पास। दीघा पे जहाँ पे संगम वहाँ पे कौन सा पुल का निर्माण किया गया है? जेपी सेतु का निर्माण किया गया है। बहुत अच्छे है। दीघा पे वहाँ पे जेपी पथ भी बनाया गया है। बहुत लोग घूमने जाते हैं आजकल। मरीन ड्राइव जिसको हम लोग कहते हैं देसी भाषा में। दामोदर, कोयल, स्वर्णरेखा नदियां कहाँ से निकल रही है जी? तो छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ बह रही है? तो झारखंड में छोटा नागपुर के पठारी भाग में बह रही है। स्वर्णरेखा नदियां जो हैं वो झारखंड को 2 भाग बांटती है। वो क्या बोलते हैं ना, दामोदर को काटती है 2 बार स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा का नाम इसलिए स्वर्णरेखा रखा है कि सोना मिलता है जी, मतलब मिलता था माना जाता है। उड़ीसा में होता है ना, उड़ीसा में झारखंड में स्वर्णरेखा है। बिहार का पहला स्थल कौन सा है? रामसर स्थल। तो कांवरताल है। कांवरताल कहाँ है? बेगूसराय में। बेगूसराय में जो कांवरताल है वो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। ऑक्सबो लेक है अंग्रेजों के लिए। बिहार में कुल कितने रामसर स्थल है? 3। कांवरताल के अलावा 2 कौन कौन से हैं? नागीनट्टी डैम जमुई में। खुशी लड़का बोल दिया। ब्रह्म योनि हिल कहाँ है जी? तो गया में। गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य भी है।
गया में क्या है? गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध अभयारण्य भी है। गया में रबर डैम भी है जी। रबर डैम गया में है। गया में फल्गु रबर नदी है डैम जी। वहाँ का है। फल्गु नदी है गया में। फल्गु नदी में पिंडदान होता है जी। फल्गु नदी को क्या कहा जाता था? नारायणी, कर्मायणी, निरंजना नदी, निरंजना नदी। नारायणी नदी तो गंडक को बोलते हैं ना। बिहार की जो जलवायु है, किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं जी? उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिला है ना। उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिला है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसने दिया है जी? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है जी, जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अंग्रेजों के लिए। हिंदी में उसको कहा गया महाद्वीपीय बहाव, उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है जी। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? जावा में है। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? जावा में है। सुंडा ट्रेंच क्या है? हिंद महासागर की सबसे ज्यादा गर्त वाली खाई है सुंडा। पूरी दुनिया का सबसे रिकॉर्ड गर्त कौन सा है जी? तो मरियाना ट्रेंच। मरियाना किसे पाया जाता है? तो पैसिफिक ओशियन में। सुंडा किसे पाया जाता है? तो इंडियन ओशियन में। कोरियोलिसिस फोर्स, कोरियोलिसिस फोर्स किसकी वजह से होता है जी? अर्थ के घूर्णन की वजह से, रोटेशन ऑफ द अर्थ, सॉरी रिवोल्यूशन, रोटेशन, थोड़ा सा कंफ्यूजन। इल्मेनाइट, इल्मेनाइट किसका खनिज है जी? तो इल्मेनाइट है आपका टाइटेनियम का। इल्मेनाइट है जो टाइटेनियम का खनिज, टाइटेनियम का अयस्क है जी। उसके बाद क्या? गंगा के मैदान को क्या कहा जाता है? तो गंगा के मैदान को जियो सिंक्लाइन कहा जाता है जी। भारत में मीठे पानी की झील कौन कौन सी है? तो बुलर भी है, लोकटक भी है, और भी बहुत सारी है। ऐसा ग्रह बताइए जिसका घनत्व तो सबसे कम है? सनी। एयर है ना, एयर प्लैनेट है, इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं। सबसे ज्यादा उसी का हो गया वो मून। सबसे ज्यादा मून अब शनि का ही है, सैटर्न का ही है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर। पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम किसके लिए जाना जाता है? तो लोहा के काम के लिए। पश्चिम सिंहभूम किसको कहते हैं? जमशेदपुर को। जमशेदपुर को कहते हैं पश्चिम सिंहभूम, है ना। तो जमशेदपुर किसके लिए जाना जाता है? लोहा खदान के लिए। इस तरीके से हमारा आज का सत्र समाप्त होता है। हम लोगों ने आज सत्र में कुल 150 सवालों को डील किया, और मैं विश्वास करता हूं कि इन 150 सवालों में आप लोगों ने 500 सवाल बनाने का कोशिश किया होगा, जैसा कि हमने कोशिश किया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए गाइस। अपने फैमिली फ्रेंड्स में बांटते रहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, फैला दीजिए, आग लगा दीजिए, तहलका मचा दीजिए।